Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad. नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे है। किस पे है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे है। और इसी पूरे में हम एक ही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे जिसको जनरल फॉर्म ऑफ आर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाएगा। वो है ए एन इजिकल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। इसी पूरे एक्सरसाइज में हम ओनली यही एक फार्मूला यूज़ कर देंगे। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। इसमें आर कॉमन रेशो होता है। ए वन फर्स्ट टर्म होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और ए एन nth फॉर्म या आखिरी टर्म होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, फाइंड द कॉमन रेशो। हमने हर एक सीक्वेंस चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसका कॉमन रेशो निकालो, मतलब आर निकालो। तो यहाँ पे देखो, हमें जो पहला सीक्वेंस गिवन है वो है 5, 20, 100 एंड 500। मैं हर एक क्वेश्चन नहीं कर दूंगा। जितना टाइम हम हर एक क्वेश्चन पे ज़ाया कर देंगे तो एक क्वेश्चन को समझ लो, बाकी उसी तरह होता है। तो इसमें पहला पार्ट है 5, 20, 100 फिर 500। पहले टर्म्स को आप लोगों को पता है कि हम इसको A1 कहते हैं, सेकंड टर्म्स को हम A2 कहते हैं, थर्ड टर्म्स को हम A3 कहते हैं और फोर्थ टर्म्स को हम A4 कहते हैं। ठीक है। इसमें टोटल 4 टर्म्स है। तो हमने इसमें रेशो निकालना है। हमने क्या निकालनी है? रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? रेशो हम इस तरह फाइंड कर देंगे कि सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म पे, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान हम रेशो फाइंड कर देंगे। तो ये है 20 डिवाइड बाई 5। तो 20 डिवाइड बाई 5 से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसी तरह रेशो फाइंड कर दो A2 और A3 के दरमियान। तो ये जाएगा A3 डिवाइड बाई 2। A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू 100 है और A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू 20 है। तो 100 को 20 पे डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशो क्या आ चुका है? 4 आ चुका है और यहाँ पे रेशो क्या आ चुका है? 5 आ चुका है। और अगर ये रेशो में A4 और A3 के दरमियान फाइंड कर दूंगा तो ये जाएगा A4 डिवाइड बाई A3। तो ये जाएगा 500 डिवाइड बाई 100। तो इससे भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशो 4 है, यहाँ पे रेशो 5 है और यहाँ पे भी रेशो 5 है। थ्रू आउट द सीक्वेंस में, मतलब कंप्लीट सीक्वेंस में रेशो एक जैसा होना चाहिए। चाहे 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 हो, 5 हो, तो उसमें रेशो जो है ये सेम होगा। यहाँ पे रेशो सेम नहीं, यहाँ 4 आ चुका है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो रेशो इज़ नॉट सेम, रेशो सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए ये बात ज़रूरी होगी कि 2 टर्म्स के दरमियान जो रेशो होगी वो सेम होना चाहिए। ठीक है। या इसमें कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल मीन कि हर एक में एक ही मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। मतलब सेम मल्टीपल होना चाहिए। अगर इसमें सेम मल्टीपल हो और वो कंसेक्यूटिव टर्म्स के साथ लगा हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 4 को 2 पे डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। 6 पे 4 पे डिवाइड कर दोगे तो 6 को जब 4 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे 3/2 बनता है। क्या बनता है? 3/2।
और 4 को जब 2 पे डिवाइड कर दोगे, 4 को 2 से 2 आ जाता है, तो यहाँ पे 3/2 और 2 ये सेम नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नंबर 3 तीसरा 3/2 गिवन है, 9/4 गिवन है, 27/8 गिवन है और 81/16 गिवन है। तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, इसमें टोटल 4 टर्म्स है। तो R क्या होगा? R होगा A2/A1। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 9/4 और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डिवाइड 3/2। मतलब इस डिवीजन की जगह मैंने ये वाला डिवीजन यूज़ किया। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके साथ इस टर्म्स का रेसिप्रोकल भी लेंगे, ये हो जाएगा 2/3। तो 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दो, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे एक रेशो क्या बनता है? 3/2 बनता है पहले दो टर्म्स के दरमियान। और अगर मैं रेशो फाइंड कर दूँ इन दो टर्म्स के दरमियान A3 और A2 के दरमियान, A3/A2, तो A3 की वैल्यू क्या है? 27/8 है और डिवाइड बाई 3/2 है। तो ये जाएगा 27/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो इससे आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9/4 और 3/4 ये सेम नहीं है, आर नॉट सेम। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए ज़रूरी होगा कि कॉमन रेशो या जितनी भी रेशोज आप कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान फाइंड कर दोगे वो सेम होना चाहिए। तो ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ये वाला भी नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये वाला भी नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये वाला भी नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और इसका 14 को 7 पे डिवाइड कर दो, 14 को 7 पे डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 14/7 से 2 आ जाएगा। लेकिन 21 को जब आप 14 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे 3/2 आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21 और 2 7 ज़ा 14। तो दिस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो। क्यों? क्योंकि किसी में भी कॉमन रेशो सेम नहीं है। अब क्वेश्चन 2 को देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये तीनों सेम है और हमने इसमें पहले 4 टर्म्स फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो यहाँ सिर्फ डेटा में फ़र्क है, A1 की वैल्यू 3 है और यहाँ R की वैल्यू क्या है? 2 है। तो पहले फर्स्ट 4 टर्म में कैसे फाइंड कर दूंगा? फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए हमने याद रखना है ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम जी पे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 R⁻n-1। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें पुटिंग कर दूंगा, A1 की जगह क्या पुट कर दूंगा? A1 की जगह 3 पुट कर दूंगा। A1 की जगह मैंने 3 पुट किया। पहला पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन 5 अगर सॉल्व कर, A1 की जगह 3 लगा दो और R की जगह 2 लगा दो और R की जगह 2 लगा दो, तो ये जगह 2⁻n-1 मीन्स इसका जो जनरल फॉर्म है वो बन जाएगा an 3 n2 2⁻n-1। अब मेरे पास पहला टर्म ऑलरेडी है, A1 ऑलरेडी है, तो यहाँ n जो है n हम स्टार्ट लेंगे 2 से, मतलब मैं पुट कर दूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 n2 2⁻2-1। तो 2⁻2-1 से 2⁻1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 n2 2। तो
तो ये जाएगा 6। हमारा सेकंड टर्म क्या हुआ? 6 हुआ। फिर क्या करो, फिर पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 3 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा A3। इस n की जगह 3 लगा दो, इस n की जगह 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पावर 3 माइनस 1। तो 2 पावर 3 माइनस 1 से क्या जाएगा? 2 स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर से 2 2 ज़ा 4, और 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। क्या जाएगा? 12। तो A3 क्या हुआ? A3 हमारे पास 12 हुआ। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A4। क्या फाइंड करना है? A4 फाइंड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, पुट n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देखो इसी जनरल फॉर्म में n की जगह 4 लगा दो, तो ये आ जाएगा A4 3 n टू 2 पावर 4 माइनस 1। तो ये जाएगा 3 2 पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो तो 24 आ जाएगा। तो जो पहले 4 टर्म्स आएंगे हमारे पास सीक्वेंस की, पहला टर्म 3 हुआ, दूसरा टर्म 6 हुआ, तीसरा टर्म्स 12 हुआ, और चौथा टर्म्स 24 हुआ। ये पहले 4 टर्म्स है हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और इसमें कॉमन रेशो जो है 2 भी बनता है। 6 को 3 पे डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, 12 को 6 पे डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, और 24 को 12 पे डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज़ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब मैं 6 और 7 में एक पार्ट करवा दूंगा। तो चलो मैं क्वेश्चन 6 को ट्राई करना चाहता हूँ। 6 में A1 क्या गिवन है? 6 में A1 गिवन है 27, और R जो कॉमन रेशो है वो -1/3 है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 27 है, 27 लगा दो, R की जगह -1/3 लगा दो, और यहाँ पे आ जाएगा n-1। बाकी आप इसमें सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, इस तरह छोड़ दे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो पुट n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 में क्यों नहीं पुट करना चाहता? क्योंकि वो हमें A1 देता है, और A1 ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा A2 27 -1/3 पावर 2 - 1। 2 - 1 से 1 आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। तो 27 को -1/3 पे डिवाइड कर दो, तो इससे आ जाएगा -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9। तो A2 वाला टर्म क्या हुआ? -9 हुआ। A2 बिकम -9। अब यहाँ पे देखो, पुट n इज इक्वल टू 3। n की जगह 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा A3 27 -1/3 होल पावर 3 - 1। तो 3 - 1 से क्या बन जाएगा? 27, यहाँ आ जाएगा -1/3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर -1 पे b है और 3 पे b है, तो इससे आ जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 1/9। 27 मल्टीप्लाइड बाई 1/9। 27 को 9 पे डिवाइड कर दो, तो 27 को जब हम 9 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। सिमिलरली आप लोग क्या करो, n की जगह 4 लगा दो, 4 n इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा थर्ड टर्म हुआ। थर्ड टर्म क्या जाएगा? A3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो n जब 4 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा A4 27 मल्टीप्लाइड बाई -1/27, क्योंकि यहाँ पे 4 - 1 से 3 आ जाएगा, और 1/3 पावर 3, 1/3 पावर 3 से 27 आ जाएगा। तो ये 27 के साथ काट दो, तो A4 आ जाएगा -1। A4 क्या जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें हम कुछ पार्ट कर देंगे, कुछ पार्ट आप लोग खुद को ट्राई कर सकते हैं।
क्वेश्चन 8 से लेकर 13 तक हमें ये कहता है कि फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, कि 90 के बाद 30 है, 30 के बाद 10 है, तो 10 के बाद फिर हमारे पास क्या होगा। तो हमने इसी सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो इसमें मैं पहला आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। क्वेश्चन 8 इजी है। 90 30 और 10। मुझे 3 टर्म्स गिवन है। पहला टर्म क्या गिवन है? पहला टर्म गिवन है A1 90। दूसरा टर्म्स क्या गिवन है? वो A2 है 30। ठीक है, तो जनरल फॉर्म की मदद से हम नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर देंगे। और जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमने R फाइंड करनी है। R क्या है? कॉमन रेशो है। और R की वैल्यू क्या होती है? A2 डिवाइड बाई A1। 30 को 90 पे डिवाइड कर दो, तो इससे बन जाएगा 1/3। क्या जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशो क्या बन गया? 1/3 बन गया। अब हमने यूज़ करना है जनरल फॉर्म। क्या यूज़ करना है? जनरल फॉर्म यूज़ करना है। तो जनरल फॉर्म, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है an इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो an A1 क्या गिवन है? A1 पहला टर्म है वो 90 है, तो A1 की जगह 90 लगा दो। A1 की जगह क्या लगा दो? 90 लगा दो। R की जगह 1/3 लगा दो। 1/3 होल पावर n-1। ये हमने एक फार्मूला सा बना दिया नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म है उसको हम A1 कहते हैं, दूसरा टर्म्स भी है हम उसको हम A2 कहते हैं, और इसको हम A3 कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म A4 होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म A5 होगा। तो A4 हम कैसे फाइंड कर देंगे? यहाँ n की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा। n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 4 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे पुट कर दो 4, n इज इक्वल टू 4। n की जगह क्या पुट कर दो? 4 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा A4 90 1/3 होल पावर 4-1। तो ये जाएगा 90 1/3 पावर 3। तो 1/3 पावर 3 से क्या जाएगा? 27 आ जाएगा। 90 डिवाइड बाई 1/27। उनको हम 9 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 27 को जब 9 पे डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, और 90 को जब 9 पे डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो हम हमारे पास होगा 10 डिवाइड बाई 3। क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 3 होगा। सही। और 5वां टर्म्स कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे देखो 5वां टर्म्स इस तरह फाइंड करना है कि हमने लिखना है क्या? मैं लिख दूंगा, मैं पुट कर दूंगा 4 n इज इक्वल टू 5। n की जगह क्या पुट कर दो? 5 पुट कर दो। इसी फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। मतलब A1 ऑलरेडी है, 90 है, R की वैल्यू 1/3 है, और यहाँ पे 5-1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 5-1 आ जाएगा। ये हो जाएगा A5। तो 90 1/3 पावर 4, 1/3 पावर 4 से 81 आता है। क्या बनता है? 81 आता है। तो ये बन जाएगा 90 डिवाइड बाई 81। तो 81 को भी हम 9 पे डिवाइड कर सकते हैं, और 90 को भी हम 9 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म्स क्या होगा हमारे पास? फिफ्थ टर्म्स हमारे पास होगा 10 डिवाइड बाई 9।
दिस इज़ आवर फिफ्थ टर्म, ये पाँचवा टर्म्स होगा। ये कौन सा टर्म होगा? पाँचवा टर्म्स होगा हमारे पास। वैसे अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो किस तरह फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, 6 को 2 पे डिवाइड कर दो तो क्या बनता है? 3 आता है। मतलब 6 को 2 पे डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा, और 18 को 6 पे डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन रेशो क्या है? 3 है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइपली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, पहला टर्म क्या है? 2 है। 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 6 आ जाएगा। 6 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 18 आ जाएगा। 18 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 54 आ जाएगा। 54 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 162 आ जाएगा। तो आएगा, और पाँचवा टर्म 162 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लोग मतलब नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइपली मैं कह रहा हूँ। यही तरीका आप इसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास सीक्वेंस क्या है? 20, 30, 45। तो 30 को 20 पे डिवाइड कर दो, 30 को 20 पे डिवाइड कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा। ये भी 10 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 पे डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह 45 को जब 30 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे भी 3/2 आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है? जो 45 है, इसी 45 के साथ 3/2 को क्या कर दो? 45 को 45 के साथ 3/2 को मल्टीप्लाइड कर दो, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके साथ भी 3/2 को मल्टीप्लाइड करना। ये मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो और अगर प्रॉपरली करनी है तो प्रॉपरली, तो फिर आप लोगों ने जनरल फॉर्म फाइंड करना होगा, जनरल फॉर्म में पुटिंग करनी होगी। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ 12 को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्वेश्चन 12 को, यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 27, 1 डिवाइड बाई 9, 1/3। तो इसमें r जो है, r 1 डिवाइड बाई 9 को 1/27 पे डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 27/1। तो इससे आ जाएगा क्या? इससे आ जाएगा 3। हमारे पास कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है। तो an आ जाएगा a1 r पावर n-1। तो ये बन जाएगा a4। पहले 3 टर्म्स तो है, a1 की जगह 1/27 लगा दो, r की जगह क्या लगा दो? r की जगह 3 लगा दो, 3 पावर 4-1। तो 3 पावर 4-1 से क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/27 और 3 पावर 3, 3 पावर 3 से 27 आ जाएगा। तो 1/27 मल्टीप्लाइड बाई 27, ये दोनों कैंसिल हुए। तो a4 हुआ 1, a4 क्या हुआ? 1 हुआ। और फिर इसी जनरल फॉर्म में n की जगह 5 पुट कर दो, तो 3 पावर 4 आ जाएगा। 3 पावर 4 81 है, 81 को 27 पे डिवाइड कर दो तो a5 3 हो जाएगा। फिर a5 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन 14 से लेकर 19 तक ये एक ही फॉर्मेट पे है, मतलब एक ही फॉर्मूले पे है। जस्ट हमने डेटा चेंज करना है। यहाँ मतलब a1 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 5 है। यहाँ a1 की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। तो हमने क्या फाइंड करना है? nth टर्म्स। मतलब nth टर्म मीन जो जो n की वैल्यू हमें गिवन है ना, तो वही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ n = 3 है तो मतलब हमने थर्ड टर्म फाइंड करना है। यहाँ n = 5 है तो मतलब हमने 5वां टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ n = 4 है तो मतलब हमने सिर्फ 4th टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ n = 6 है तो हमने छठा टर्म्स फाइंड करना है। तो इसमें जो 14 पार्ट है, a1 की वैल्यू क्या है? a1 = 2, n = 5 एंड r = 2। तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म किस तरह है? an = a1 r पावर n-1, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ n की जगह 5 पुट कर दो तो ये जाएगा a5 a1 r पावर 5।
तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू भी 2 है, और सॉरी यहाँ पे 5 - 1 से 4 आ जाएगा। तो A5 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4, इससे 2 पावर 5 आ जाएगा, और 2 पावर 5 से 32 बनता है। क्या बनता है? 32। तो पांचवा टर्म्स हमारे पास इसी सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का 32 होगा। अच्छा, 16 नंबर में A1 की जगह, इसी A1 की जगह जस्ट 7 पुट कर दो, N की जगह 4 लगा दो तो 4 - 1 से 3 आ जाएगा, और R की जगह 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 7 2 पावर 3 कैलकुलेट करो, आ जाएगा। 17 में N की जगह 5 पुट करनी है और R की जगह -1 और 3 पुट करनी है। तो 17 वाला किस तरह करना है, जनरल फॉर्म यूज़ कर दो। जनरल फॉर्म है AN = A1 R पावर N-1। तो AN की वैल्यू क्या है, AN यहाँ N की जगह क्या पुट कर दो, 17 में हम N की जगह 5 पुट कर देंगे, A1 की जगह 243 पुट कर देंगे, और R की जगह -1 और 3 लगा दूंगा। तो ये जाएगा A5, A1 की जगह 243 लगा दो, R की वैल्यू क्या है, -1 और 3, और N की जगह 5 है, 5 - 1 हो जाएगा। तो 243 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 3 पावर 4। तो -1 और 3 पावर 4 से क्या जाएगा, 243, 2 पावर 3 से 81 आ जाएगा। तो ये जाएगा 243 डिवाइड बाय 81। तो 243 को भी हम मतलब 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 81 के साथ जब आप मतलब 3 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा, मतलब ये भी 9 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 9 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास A5 बन जाएगा 3। A5 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मतलब 281 के साथ आप 3 मल्टीप्लाइड कर दो तो वो 243 बनता है। तो A5 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। A5 = 3। बाकी अगर 19 पार्ट सॉल्व करना है तो वो किस तरह सॉल्व करना है, 19 नंबर क्वेश्चंस को देख लो। हमें A1 क्या गिवन है, A1 16 गिवन है, N जो है 8 गिवन है, और R 1 और 2 गिवन है। तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है AN A1 R पावर N-1। तो AN की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या है, 16 है, R की वैल्यू 1 और 2 है, 2 पावर N-1 = AN, और N की जगह क्या पुट करनी है, 8 पुट करना है। तो 8 हो जाएगा 16, 1 और 2 पावर 7। तो 1 और 2 पावर 7 से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16, 32, 64, और मेरे ख्याल से इससे 128 आता है। ठीक है, और 16 डिवाइड बाई 128। तो 16 को जब आप लोग 128 पे डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 और 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास 1 और 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 1 और 8 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 20 से लेकर 25 तक हमने क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, और किसकी मदद से, ज्योमेट्रिक मीन्स के मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। पे एक टर्म मिसिंग है, उसको हम G1 है, या एक टर्म इधर मिसिंग है, दूसरा टर्म भी इधर मिसिंग है G2, और 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड करनी है 3 और 48 के दरमियान। हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी है किसके दरमियान, 3 और 48 के दरमियान। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड कर देंगे, यहाँ पे देखो जो 20 क्वेश्चन है उसको मैं लिख सकता हूँ 3, एक ज्योमेट्रिक मीन G1 है जो मिसिंग है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2 है, और तीसरा ज्योमेट्रिक मीन G3 हुआ, और ये हुआ
48। तो टोटल टर्म्स कितने बन गए? टोटल टर्म्स बन गए 5। टोटल टर्म कितने बन गए? 5। और ये भी याद रखना है कि G1 की वैल्यू क्या होगी? जो पैरामीट्रिक मीन है ये असल में A2 पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? A2 पे है। ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फोर्थ पोजीशन पे है। तो G1 इक्वल है G1 इज इक्वल टू A1R। G1 की वैल्यू क्या होगी? A1R होगी। G2 की वैल्यू होगी A1R स्क्वायर। G3 की वैल्यू होगी A1R क्यूब। मतलब G1 मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? मैं फाइंड कर दूंगा A1R। G2 कैसे फाइंड कर दूंगा? A1R स्क्वायर। G3 कैसे फाइंड कर दूंगा? A1R क्यूब। क्योंकि G1 A2 पे है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में A2 किसकी इक्वल है? A1R की इक्वल है। ठीक है। A3 A1R स्क्वायर की इक्वल है और A4 A1R क्यूब की इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमने A1 तो मेरे पास है, मतलब यहाँ हम पोटिंग कर देंगे A1 की जगह तो मैं 3 लगा दूंगा, वो तो ठीक है, वो तो हमारे पास है। लेकिन R नहीं है, कॉमन रेशो नहीं है, तो हम कॉमन रेशो फाइंड कर देंगे। तो कॉमन रेशो मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? यहाँ पे टोटल टर्म कितनी हुई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 5 हुई, तो मैं लिख दूंगा n इज इक्वल टू 5। क्या लिख दूंगा? n इज इक्वल टू 5 लिख दूंगा। पहला टर्म कौन सा है? पहला टर्म 3 है और पांचवा टर्म्स को हम A5 से डिनोट करते हैं, वो 48 है। वो क्या है? 48 है। तो यहाँ हमने R फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? R फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर देंगे जनरल फॉर्म। क्या यूज़ कर देंगे? जनरल फॉर्म या nth फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हमने यूज़ करना है। वो है AN इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, AN की वैल्यू कौन सी? n की जगह 5 लगा दो, तो ये जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। n की जगह 5 लगा दे तो 5-1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 5-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो A5 की वैल्यू क्या है? A5 की वैल्यू 48 है। A5 इज इक्वल टू 48 बन गई। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 3 है और R तो हमने फाइंड करना है, R पावर 4 आ जाएगा। तो 48 को 3 पे डिवाइड कर दो, मतलब R पावर 4 में ऐसा लिख सकता हूँ 48 डिवाइड बाई 3। 48 को जब हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा और R पावर 4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2 पावर 4 लिख दूंगा। तो यहाँ 4 के साथ कैंसिल हुआ या 4 तो रूट लो, तो R की वैल्यू बन गई 2। R इज इक्वल टू 2। R क्या बन गया? 2 बन गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता दिया कि पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको हम G1 से डिनोट करते हैं और पहले ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है? G1। पहले ज्योमेट्रिक मीन को हम G1 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है A1R। क्या होती है? A1R। तो यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई, तो ये 6 आ जाएगा। पहला ज्योमेट्रिक मीन 6 हो जाएगा। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करते हैं A1 R स्क्वायर से, तो A1 3 है और R की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ये 12 हो जाएगा। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन G3। A1 R क्यूब है, तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 3 है और ये हो जाएगा 2 पावर 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 24 आ जाएगा। तो जो लिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा वो पहला ज्योमेट्रिक मीन 3 आ जाएगा। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जो है 6 हुआ, पहला टर्म 3 हुआ, दूसरा 6 हुआ, तीसरा 12 हुआ, ये 24 हुआ, ये 48 हुआ। तो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड कर दिए। और ये ज्योमेट्रिक मीन जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बना देगा, मतलब ये हर एक ज्योमेट्रिक मीन एक दूसरे से एक पार्टिकुलर पोजीशन पे होगा। मतलब
ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ज्योमेट्रिक मीन बनाता है। ठीक है, तो यही प्रोसीजर यूज़ करना है। आर फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड करना है, जनरल फॉर्म से आर फाइंड करना है, ये जनरल फॉर्म है। और आर फाइंड करने के बाद ये याद रखना है कि पहले ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है, G1 इज इक्वल टू A1 R है। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे G4 लिख दूंगा तो G4 आ जाएगा A1 R पावर 4। G4 क्या जाएगा, A1 R पावर 4 आ जाएगा। तो इसमें बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं एक अदर भी ट्राई कर दूंगा 22 को अगर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब हमारे पास है 8, एक ज्योमेट्रिक मीन G1 हुआ, G1 G2 G3 G4 और 1/4। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म 6 है। n इज इक्वल टू 6 हुआ, A1 इज इक्वल टू 8 हुआ और A6 इज इक्वल टू 1/4 हुआ। तो an बन जाएगा A1 R पावर n-1। तो ये हो जाएगा A6 A1 R पावर 5। तो A6 की वैल्यू 1/4 हुई, A1 की वैल्यू क्या है 8 है और R पावर 5। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा R पावर 5 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/32 आ जाएगा। और 1/32 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 5। ये दोनों कैंसिल हुए तो R क्या बन गया, R 1/2 बन गया। R इज इक्वल टू 1/2। तो अब क्या करो, अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली वैल्यूज लगा दो। G1 की वैल्यू क्या है, G1 है A1 R। तो A1 क्या गिवन है, A1 8 गिवन है और R 1/2 हुआ, तो इससे आ जाएगा 4। G2 क्या है, A1 R स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 8 है और R की स्क्वायर की बराबर 4 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। G3 A1 R क्यूब 8 1/8 1 आ जाएगा और G4 जो है ये मेरे ख्याल में 1/2 आ जाएगा। तो पहला टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या हुआ, पहला टर्म 8 हुआ, दूसरा टर्म्स 4 हुआ, तीसरा टर्म्स 2 हुआ, चौथा टर्म्स 1 हुआ और फिर ये 1/2। ये 5 टर्म्स बन गए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसान है, हमने ये याद रखना है कि G1 G2 G3 की वैल्यू क्या है और फिर यहाँ पे हम R कैसे फाइंड कर देंगे, R हमने जनरल फॉर्म से फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। A ping pong ball is dropped from the height of 16 feet and always rebounds 1/4। एक बाल मतलब एक बाल को गिराया गया है 16 फीट से और हर बार वो रिबाउंड होता है 1/4। सही, फ्रॉम द फॉलन डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस से। हाउ हाई डज इट रिबाउंड्स टू 6 टाइम, मतलब जब वो 6 दफ़ा रिबाउंड होगा तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। मतलब हमारे पास ये टोटल हाइट है, ठीक है, ये टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट 16 है। ठीक है, जब वॉल रिबाउंड हुआ तो ये 1/4 मतलब चौथे हिस्सा रिबाउंड होता है। तो ये इतना रिबाउंड होगा, सपोज ये इतना रिबाउंड हुआ, ये कितना रिबाउंड हुआ 1/4। मतलब फर्स्ट रिबाउंड जो है, फर्स्ट रिबाउंड हमारे पास इसका किया जाएगा 16 को 1/4 पे डिवाइड कर दो। 16 को 1/4 पे डिवाइड कर दोगे तो A1 आ जाएगा, वो 4 होगा। मतलब बात तो यहाँ से गिराई गई है ना, तो उसका फर्स्ट रिबाउंड जो है वो 4 फीट होगा। मतलब वो 4 फीट वापस ऊपर जाएगा, कितना 4 फीट वापस ऊपर जाएगा। फिर 2 फीट, मतलब फोर्थ का जो हाफ है 1/4 है वो कितना होगा। तो 8 रिबाउंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, जब ये 8 दफ़ा 6 दफ़ा रिबाउंड होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो इधर हमें गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है कि फर्स्ट रिबाउंड जो है
फर्स्ट रिबाउंड A1 4 होगा और कॉमन रेशो को हम 1/4 लेंगे। क्या लेंगे? R इजिकल टू 1/4। तो हमने फाइंड करना है A6। क्या फाइंड करना है? A6 फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म तो ये जाएगा A1 R पावर n-1। तो an क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा A6। A1 की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 1/4 है और ये आ जाएगा 6-1। तो ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 4 1/4 पावर 5। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि ये इसका पावर 1 है, ये ख़त्म हो सकता है, 1/4 पावर 4 आ सकता है और 1/4 पावर 4 इक्वल है 1/256 का। इसकी इक्वल है 1/256 का। तो 6 रिबाउंड के बाद इसका हाइट जो है वो इंतहाई कम होगा, 1/256 होगा, मतलब नेग्लेजिबल है, बिल्कुल ज़मीन के साथ ही होगा, इतना रिबाउंड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो। अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है A city has a current population is 1 lakh। एक सिटी है, इसकी करंट पॉपुलेशन क्या है? हमारे पास 1 lakh है एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3%। और पॉपुलेशन जो है 3% इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो 15 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? तो यहाँ पे देखो, जो इनिशियल पॉपुलेशन हमें गिवन है, जो करंट पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन को हम A0 कह देंगे या A1 कह देंगे। करंट पॉपुलेशन को हम A1 कह देंगे और वो हमारे पास है 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस की रेशो है वो 3% है। तो यहाँ पे देखो, रेशो क्या है हमारे पास? रेशो 3% है और ये इंक्रीजिंग है। ये क्या है हमारे पास? इंक्रीजिंग है। तो कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड कर देंगे? कॉमन रेशो मैं फाइंड कर दूंगा इस तरह। जब ये इंक्रीजिंग होगा तो फिर कॉमन रेशो को, और यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा, एक इंक्रीजिंग हो और एक परसेंटेज में हो, तो फिर कॉमन रेशो को हम इस तरह फाइंड कर देंगे 1 + 3%। क्या कर दूंगा? 1 + 3% कर दूंगा। और अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो फिर डिक्रीजिंग में हम क्या कर देंगे? 1 - 3% हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग में 1 + 3% हो जाएगा और डिक्रीजिंग में 1 - 3% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 + 3% को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 + 3/100 भी मैं लिख सकता हूँ। इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 + 0.03। तो 1 + 0.03 जो हम ऐड कर देंगे तो इसे हो जाएगा 1.03। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो होगा। कॉमन रेशो परसेंटेज में हो और वो इंक्रीजिंग हो तो इसको 1 के साथ ऐड करना है। कॉमन रेशो परसेंटेज में हो, डिक्रीजिंग में हो, तो उसको 1 से क्या करना है? माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो एक और बात, इसमें हमने 15 साल की पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ एन जो है ये हम 16 पुट कर देंगे, क्योंकि करंट पॉपुलेशन तो ऑलरेडी 1 लाख है। तो 15 साल के बाद, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? तो एक एन जो है ये हम एक ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम एक एन जो है ये क्या कर देंगे? ज़्यादा रख देंगे। तो एन भी हम क्या एन 16 लेंगे। तो जो जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जनरल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है? ए एन इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। तो ये जाएगा A16 A1 R पावर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा A16, A1 की वैल्यू 1 लाख है और मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू क्या है? 1.03 होल पावर 15। तो इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो एक अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब मैं लिख दूंगा 1 लाख, यहाँ पे देखो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है 1.03 पावर 15, तो इससे आ जाएगा A16 बन जाएगा 15,5,7,9,6। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो 15 साल के बाद पॉपुलेशन यही होगी 1,55,796.74, यही पॉपुलेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है a super ball dropped from the top of the tower 556 feet always rebound 3/4, मतलब एक बॉल को एक टावर से गिराया गया है और टावर की हाइट कितनी है 556 फीट है। ठीक है, और ये ऑलवेज रिबाउंड होता है 3/4। 3/4 का मतलब है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलन। हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द 6 टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी कि ये बॉल जो है इसी टावर से गिराया गया है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 556 है। तो हर टाइम ये 3/4 रिबाउंड होता है। कितनी रिबाउंड होता है 3/4 रिबाउंड होता है। तो 6 टाइम के बाद इसकी ये टोटल लेंथ डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ये पहली बार गिराया गया 556 हाइट से, दोबारा ये रिबाउंड हुआ, ये रिबाउंड हुआ कितना वो हम फाइंड कर देंगे। फिर ये वाले हाइट और ये वाले हाइट इक्वल है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट इक्वल है, और ये वाला हाइट ये वाला हाइट इक्वल है। तो ये जब नीचे आएगा तो इसको डाउन कहा जाएगा, और ये जब ऊपर चला जाएगा इसको अपवर्ड कहा जाएगा। तो इसको ये डाउनवर्ड है, दिस इज अपवर्ड, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इस तरह। तो ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, कि डाउन और अप इसकी ये लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे देखो जो इनिशियल हमारे पास पहली मतलब रिबाउंड है, या जिसको हम डाउनवर्ड कहते हैं फर्स्ट रिबाउंड। फर्स्ट रिबाउंड इनिशियल हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास क्या है, हाइट इनिशियल हाइट को हम डिफाइन कर देंगे A1 से, जो है 556, जो क्या है 556 है। ठीक है, तो फर्स्ट रिबाउंड इसकी क्या होगी, हमने फर्स्ट रिबाउंड क्या फाइंड करना है। फर्स्ट रिबाउंड मैं इस तरह फाइंड कर दूंगा, फर्स्ट रिबाउंड A1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4 556। तो 3/4 556 से क्या जाएगा 417 आ जाएगा। क्या जाएगा 417 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिबाउंड हुआ। फिर सेकंड रिबाउंड हम कैसे फाइंड कर देंगे। सेकंड रिबाउंड इस तरह फाइंड करना है, जिसको आप लोग A2 कह सकते हैं। वो है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 417। तो इससे क्या जाएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 417 को जब डिवाइड कर दोगे तो इससे जाएगा 312.75। ठीक है, इस तरह थर्ड रिबाउंड क्या होगा 3/4 ये वाली वैल्यू 312 / 7 ये डिवाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 234.56 आ जाएगा। फोर्थ रिबाउंड किस तरह फाइंड करना है, फोर्थ रिबाउंड इस तरह फाइंड करना है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 234.56। तो 234.56 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसे आ जाएगा 175.93। और फिफ्थ रिबाउंड क्या जाएगा, फिफ्थ रिबाउंड आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 175.93। तो इससे आ जाएगा 131.94। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड रिबाउंड क्या होगा, डाउनवर्ड रिबाउंड होगा
पहले ये गिराया गया ना मीनार से, तो पहले क्या हुई, पहले हमारे पास हुआ 556, फिर ये अपर चला गया, तो अपर ये कितनी है 417 है, फिर 312 हुआ 312.75, फिर 234.56, फिर प्लस 175.93 और प्लस 131.94 आ गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको जब आप लोग ऐड कर दोगे इन सबको तो इससे जाएगा 1825 आ जाएगा। क्या जाएगा 1825 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे देखो ये गिराया गया ना, ये एक रिबाउंड ये हुआ डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब ये वाला हुआ, ये 556 है। दूसरा रिबाउंड ये हुआ, ये 417 हुआ। थर्ड डाउनवर्ड रिबाउंड ये हुआ, ये हमारे पास 312 हुआ। फोर्थ रिबाउंड ये हुआ, ये 234 हुआ। और फिफ्थ रिबाउंड हमारे पास 131 आ गया। क्या गया 131 आ गया। और यहाँ पे देखो जो अपवर्ड है, जो अपवर्ड रिबाउंड है वो उसका सम क्या होगा। अपवर्ड रिबाउंड की सम ये होगी कि ये जब गिराया गया है ना तो दोबारा ये कितना रिबाउंड हुआ, ये दोबारा रिबाउंड हुआ 417, फिर 312.75, फिर 234.56, फिर प्लस 175, ये 75 175.93 और प्लस 131.94। ठीक है, और इसको जब आप लोग ऐड कर दोगे तो इसकी एडिशन से हमारे पास क्या जाएगा, इसकी एडिशन जाएगा 1275। क्या जाएगा 1275 आ जाएगा। तो हमने ये टोटल कैलकुलेट करनी है, ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस में इस तरह कैलकुलेट कर दूंगा कि ये 1275 और ये दूसरी डिस्टेंस क्या चुकी है 1825, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो इससे आ जाएगा 3100 फीट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल लेंथ कितना हुआ 3100 फीट हुआ। मतलब हमने वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि ये ऊपर जब चला जाता है वापस आ जाता है, तो ये अप एंड डाउन की टोटल डिस्टेंस क्या है अब भी कैलकुलेट करना है और डाउनवर्ड भी कैलकुलेट करना है। तो अप और डाउन के लिए एक जैसा डिस्टेंस आएगा, मतलब ये डिस्टेंस अप के लिए भी है, ये डिस्टेंस डाउन के लिए भी है, ये डिस्टेंस अप के लिए भी है, ये डिस्टेंस डाउन के लिए भी है, ये डिस्टेंस अप के लिए भी है और ये डिस्टेंस डाउन के लिए भी है, और इस तरह ये डिस्टेंस अप के लिए भी है और ये डिस्टेंस डाउन के लिए भी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 3100 फीट आ जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 29 को देख लो।